फर्स्ट क्वेश्चन से हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन है, नोट करते जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं, पेयर ऑफ इक्वेशन। फर्स्ट वन है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, एंड सेकेंड क्या है हमारी lx प्लस एम वाई इक्वल टू n। तो क्वेश्चन में पूछा है, डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। वो रिलेशन निकालना है जिसके लिए इक्वेशंस कैसे हो, यूनिक सॉल्यूशन हो, इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन बनाते हो। ठीक है, तो अब हमें पता है यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है थ्योरी में। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होगी, फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, अगर हमारे पास लीनियर पेयर इक्वेशन दी हुई है जनरल फॉर्म में, जनरल फॉर्म क्या होता है a1x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन मान लो हमारे पास है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यहाँ पे इसको c1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब इक्वेशंस के कोफिशिएंट क्या होंगे, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू v1 अपॉन v2। ओके, तो जब हमारे कोफिशिएंट x कोफिशिएंट का रेशियो a1 अपॉन a2 v1 डज नॉट इक्वल टू v1 अपॉन v2 है, तब हमारा कैसा होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि ये जो इक्वेशन है इसका केवल वन सॉल्यूशन ही होगा, और जो लाइन होंगी वो आपस में कैसे होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी इक्वेशंस दी है इसको हम मानते इक्वेशन 1, इसको हम मानते इक्वेशन 2। इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, इसको जब हम कंपेयर करेंगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 से। सबसे पहले तो इसको हम जनरल फॉर्म में, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ये दिया है, इसको भी इसी टाइप से बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो c है इसको हम इस साइड लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस सी इक्वल टू 0। और ये सेकंड इक्वेशन कैसे हो जाएगी, lx प्लस एम बाय n को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस n इक्वल टू 0। ये हमारी होगी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम इसके कोफिशिएंट देखते हैं क्या होगा। a1 इक्वल टू क्या आ रहा है, यहाँ पे a आ रहा है, और b1 की वैल्यू क्या दी है b, और c1 की वैल्यू क्या मिल रही है हमें c। सेकेंड इक्वेशन में देखते हैं x का कोफिशिएंट कितना है l, y का कोफिशिएंट दिया हमें m, और ये जो c2 है इसकी वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या कितनी है, माइनस n। यहाँ पे भी c1 की वैल्यू क्या है, c नहीं है, यहाँ पे निगेटिव साइन के साथ है ना, यहाँ क्या है पॉजिटिव। जनरल इक्वेशन में क्या होता है प्लस c1, और प्लस c1 की जगह यहाँ पे क्या दिया है माइनस c, इसलिए यहाँ पे भी निगेटिव साइन को लेना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये बताना है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं। तो भाई इसको देखते हैं, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू v1 अपॉन v2। तो रखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, a अपॉन l इक्वल टू v अपॉन m डज नॉट इक्वल। ठीक है, अब ये बन गया हमारा रिलेशन, a1 अपॉन l विल नॉट इक्वल टू v1 अपॉन m। ओके, ये रिलेशन होगा किसमें, जब इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन होगी तो कोफिशिएंट के बीच में ये रिलेशन होगा। क्वेश्चन क्या पूछा था, डिटरमाइन द रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट, तो ये रिलेशन हमारा आ जाता है। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप एक बार पॉज करके और फिर से एक बार रिवर्स करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, वर्कशीट नंबर 16 नंबर की वर्कशीट है, इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द लाइन्स, टू लाइन्स आर गिवन। फर्स्ट वन इज 2x माइनस 3y इक्वल टू 9, एंड सेकेंड वन इज
के एक्स माइनस 9y इक्वल टू 18। ठीक है, ये दो लाइन दी है, इसमें पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट दीज लाइन वुड बी पैरेलल। अब ये बोला है कि ये लाइन कैसी है, पैरेलल है, तो पैरेलल है तो हमें भाई के की वैल्यू निकालनी है। के कहाँ है, ये है, ये के है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अगर लाइन पैरेलल है तो। अब भाई पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, सेम है। सबसे पहले तो हम इसको जनरल फॉर्म में लिख लेंगे, कोई भी क्वेश्चन दिया है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, क्या बताया था अभी मैंने, a1x प्लस b1y इक्वल बाय प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये है जनरल फॉर्म, तो इनको भी लिखते हैं। तो इसको कैसा लिखेंगे, 2x माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है, kx माइनस 9y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इसको मानते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है। क्वेश्चन वैसे तो मैं बताती जा रही हूँ, रीड करती जा रही हूँ, वर्कशीट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि पैरेलल कंडीशन है, मतलब दोनों लाइन पैरेलल है। जब पैरेलल है तो उसकी क्या कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये तो होती नहीं है, क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, और थर्ड कोफिशिएंट है वो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम रखते हैं यहाँ पे a1 कितना है, इस इक्वेशन में देखिए, इसको जब हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू क्या आएगी 2, a2 की वैल्यू क्या आएगी k, b1 कितना हो जाएगा -3, b2 कितना हो जाएगा -9, c1 की वैल्यू कितनी होगी -9 और c2 की वैल्यू होगी -18। क्लियर है, क्या किया है, देखिए इक्वेशन हमें दी थी, सबसे पहले हमने उसको जनरल फॉर्म में लिखा। स्टेप 1 क्या था, सबसे पहले हमने उसको जनरल फॉर्म में लिखा। जनरल फॉर्म क्या होता है, ये होता है वही जनरल फॉर्म। और पैरेलल, जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है, ये होती है कि इनका जो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, अब क्या करना है कि जब हमने इसको जनरल फॉर्म में लिख लिया, फिर हम इसके फाइंड करेंगे कोफिशिएंट, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसमें रख देना है, क्या किस में रखना है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इसमें रख दो भाई, क्या है a1 2yk इज इक्वल टू b1 कितना है -3y -9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 2 जा 6, ये आ जाएगी हमारे k की वैल्यू। यही होगा हमारा आंसर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, और अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए। ठीक है, क्लियर है ये फंडा। क्या पूछा था, इसमें क्या बोला गया था कि पैरेलल कंडीशन दी हुई है तो हमें k की वैल्यू निकालनी थी। हमने क्या किया कि इक्वेशन को सबसे पहले जनरल फॉर्म में लिखा, देन हमने जनरल फॉर्म से कंपेयर करके इसके कोफिशिएंट फाइंड किए, और जब हमें पता है कि पैरेलल जब इक्वेशंस होती हैं तो कंडीशन ये बनती है, तो हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी तो k की वैल्यू निकल आती है। इजी है, मैथ्स इजी है। और अगर आपको अभी तक टफ लगती थी तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे सब आपको यूँ इजी लगने लगेगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आप वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ करती हूँ। चलिए समझ में आया ये क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए द सम ऑफ द टू नंबर इज 35। तो भाई 2 नंबर दिया है, मान लेते हैं कि एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है। लेट फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर क्या है y, सेकेंड नंबर इज y। ठीक है, तो अब दिया है कि सम ऑफ टू नंबर इज 35, मतलब x प्लस y कितना है 35 है। और नेक्स्ट बोला है एंड देयर डिफरेंस इज 13, मतलब डिफरेंस कितना है x माइनस वाई इज 13। यहाँ पे भाई हम मान के चल रहे हैं कि x ग्रेटर है y से, मान लिया। जरूरी नहीं है x को ही बड़ा मानेंगे, x को स्मॉल ले सकते हैं, y ग्रेटर ले सकते हैं, और जब हम y ग्रेटर लेंगे तो y माइनस 3 y माइनस x ऐसे भी लिख सकते हैं।
ठीक है। तो फाइंड द नंबर, यहाँ पे हमें फाइंड करना है नंबर्स को, फाइंड द नंबर्स क्या होंगे वो निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमने 3 मेथड पढ़ी थी सॉल्व करने की, 3-4 मेथड है। कौन कौन सी है, एक एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा आपने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और ग्राफिकल मेथड, ऐसे 4 मेथड पढ़ा है। तो हम किसी भी मेथड का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे निकालना क्या है, नंबर्स मतलब x की और y की वैल्यू क्या है वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे यहाँ पे इजी पड़ रही है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए y इसके कोफिशिएंट तो सेम है, सिंपल इसको, अगर ये है हमारी इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 2, ठीक है। तो हम अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये y तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2x इक्वल टू 30 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 5 + 3 8 4 48। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48 डिवाइड बाई 2, मतलब कि 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 24। क्लियर है। अब हम y की वैल्यू निकाली है, तो y की वैल्यू क्या होगी, किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देते हैं तो y निकल आएगा। ठीक है, हम फर्स्ट इक्वेशन ही ले लेते हैं, क्या दिया है, x + y इक्वल टू 35। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35 माइनस x कितना दिया है 24, माइनस कर दो कितना आ जाएगा, 5 में से 4 किया तो 1, 3 में से 1, y इक्वल टू कितना आ गया 1। मतलब वो नंबर कौन कौन से हो गए, x इक्वल टू कितना आ गया 24 और y इक्वल टू कितना आ गया 11। चेक भी कर सकते हैं क्या इन दोनों का सम 35 है, 24 + 11 35, माइनस करके देख लो क्या 13 आ रहा है, यस, मतलब कि सही है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन, ये तो इजी क्वेश्चन था, आई होप सबको समझ आ गया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, देन रफ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, शीट नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, find whether the line represent the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। दो इक्वेशन दिए हैं हमारे पास, क्या दिया है, फर्स्ट इक्वेशन है 3y2x + 5y3y = 7, और सेकंड इक्वेशन दी है 3y2x + 2y3y = 6। ये दो इक्वेशन दी है। इसमें पूछा गया है कि इन दोनों इक्वेशंस में से ये इक्वेशन की कंडीशन पूछी गई है, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट, या क्या ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, या पैरेलल हैं, या फिर कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कंडीशन होती क्या है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या कहती है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c = 0। अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई है तो इसमें 3 कंडीशन बनती हैं। ठीक है, पहली कंडीशन होती है जब a1/b1 डज नॉट इक्वल टू a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। दूसरी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू v1/v2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। और थर्ड कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू v1/v2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो ये कब होगा, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू v1/v2 कब होगा, जब लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। ठीक है, ये कंडीशन कब होगी, a1/a2 इक्वल टू v1/v2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये होगी जब लाइंस कैसी हैं, पैरेलल। और ये कब होगी, तीनों कोफिशिएंट a1/a2 इक्वल टू v1/v2 इक्वल टू c1/c2, ये होता है जब लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं। ठीक है, ये सबसे पहले ये नोट करना है और इसको याद रखना है।
ठीक है, अब इसमें हम चलते हैं, इसमें हमें यही लगाना है। सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में के फॉर्म में लिखेंगे। क्या हो जाएगा, 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 3/2x प्लस 2/3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हम इसके कोफिशिएंट निकालते हैं, यहाँ से निकालते हैं। सबसे पहले a1 इक्वल टू हो जाएगा 3/2, b1 इक्वल टू होगा 5/3, c1 इक्वल टू हो जाएगा -7। अब यहाँ से निकालते हैं सेकेंड इक्वेशन के, क्या होंगे, a2 इक्वल टू 3/2, b2 इक्वल टू 2/3 एंड c2 इक्वल टू -6। ठीक है, अब इसका रेशियो निकालते हैं। a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा, 3/2 अपॉन 3/2, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 1/1। ठीक है, b1 अपॉन b2 लेते हैं। b1 अपॉन b2 क्या होगा, 5/3 अपॉन 2/3। ये 3 तो ऊपर चला जाएगा, कैसा हो जाएगा, 5/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, तो आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल होके 5/2। ओके, c1 अपॉन c2 कितना आ जाएगा, c1 अपॉन c2 इक्वल टू आ जाएगा -7 अपॉन 6 है, -6, तो ये तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी, 7/6। अब यहाँ पे देखिए a1 अपॉन a2 क्या है, 1/1, b1 अपॉन b2 क्या है, 5/2, c1 अपॉन c2 क्या है, 7/6। तीनों ही इक्वल नहीं है, तो कौन सी कंडीशन बन रही है, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। जब a1 अपॉन, यहाँ पे दिख रहा है क्या, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 दिया है होगा, तो कौन सी कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। मतलब ये लाइंस कैसी होंगी, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, क्लियर है। क्या किया है, एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमने इक्वेशंस, जो गिवन इक्वेशंस थी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। ये जो कंडीशंस हैं ये हमें पता होनी चाहिए। इंटरसेक्टिंग के लिए क्या कंडीशन होती है, पैरेलल की क्या कंडीशन होती है, कोइंसिडेंट की क्या कंडीशन होती है। इंटरसेक्टिंग में फर्स्ट दोनों अनइक्वल होते हैं, पैरेलल में फर्स्ट इक्वल होगा, लास्ट वाला रेशियो अनइक्वल। कोइंसिडेंट में तीनों के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कोफिशिएंट निकाले और उनका रेशियो निकाल के देखा, भाई फर्स्ट दोनों ही अनइक्वल है, मतलब कि इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं। अगर ये ही इक्वल नहीं है तो फिर आगे का चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये अनइक्वल है मतलब इंटरसेक्टिंग है। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, 4th। नेक्स्ट देखते हैं 5th क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। इसके पहले चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशन डी है 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, और सेकेंड दी है 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2। तो भाई आप क्या करेंगे, अभी तो आप सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करना किए होंगे और वो तो सब आपको इजी लगता होगा। अब हमें इसमें क्या करना है, चलिए देखते हैं क्या करेंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है, यहाँ पे देखिए जो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है इसको हम मान लेते हैं u, और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इसको हम मान लेते हैं v। तो ये इजी हो जाएगा इसको। तो ये जो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन में जो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है इसको हमने मान लिया है u, और जो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इसको मान लिया हमने v। पुट कर देते हैं 10u प्लस 2v इक्वल टू 4, ये बन गई हमारी इक्वेशन। ये क्या हो जाएगी, और 15u माइनस 5v इक्वल टू -2, ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, किस मेथड से सॉल्व करोगे, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब हम इसको, अगर हम इसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या करेंगे, कोफिशिएंट इक्वल करना पड़ता है। किसी भी एक वेरिएबल को अगर हमें एलिमिनेट करना है तो उसका कोफिशिएंट इक्वल, उसके कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा। सपोज हम मानते हैं कि हम v वाले
v जो वेरिएबल है इसको एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन 1 है, इसको हम मल्टीप्लाइड करेंगे 5 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो v का कोफिशिएंट 5 है, सेकेंड इक्वेशन में v का कोफिशिएंट 5 है, तो इसको 1 इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो सेकेंड इक्वेशन है इसको हम मल्टीप्लाइड कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में जो v का कोफिशिएंट है उससे। क्लियर? तो भाई इसको मल्टीप्लाइड करना है 5 से, इसको मल्टीप्लाइड करना है 2 से, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, यहाँ देखिए ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 5 टाइम्स 50u प्लस 5 टू 10v इक्वल टू 20, ये आ गया। 5 का मल्टीप्लाई कर दिया हर एक टर्म्स में, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक टर्म्स में, तो ये हो जाएगा 30u माइनस 10v इक्वल टू माइनस का 4। अब चेक करेंगे, ये तो हमारा था फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इसका कोफिशिएंट जो हमें एलिमिनेट करना है उसका कोफिशिएंट कैसा, सॉरी उसके साइन कैसा है, अनइक्वल ही है, 1 प्लस 1 माइनस में। तो सिंपली अब हम इक्वेशन जो 1 है, इक्वेशन 1, ये जो हमारे इक्वेशंस आए इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्यों करेंगे ऐड, क्योंकि जो हम एलिमिनेट कर रहे हैं उसका साइन तो सेम है, तो ऐड करेंगे। ऐड करने पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना आ जाएगा 80u इक्वल टू 20 माइनस 4 कितना हुआ 16, तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा 16/18, इसको कैंसिल कर दो, 16 5 80, तो u इक्वल टू कितना आ गया 1/5। सेम अब v की वैल्यू निकालेंगे। v की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में u की वैल्यू पुट कर दो तो v निकल आता है। तो भाई हमने चूज कर लिया कि सेकंड में करते हैं, ठीक है। फर्स्ट में भी कर सकते हैं, मैंने चूज किया कि भाई सेकंड में करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, 5u माइनस 15u माइनस 5v इक्वल टू -2। u की वैल्यू कितनी है 5, तो 15 1/5 माइनस 5v इक्वल टू -2, ये 5 3 ज़ा 15, तो ये जो 3 है ये इस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा -3, तो -5v इक्वल टू -2, ये प्लस में है तो इधर जाके -3 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा -5 इक्वल टू -5v, -5 से -5 कैंसिल हो जाएगा, v इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। ये तो अभी के u और v की वैल्यू, अब हमें निकालना x और y की वैल्यू, ठीक है। तो पहले ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे, क्योंकि इतना स्पेस हो गया है तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया, अब देखते हैं, ये तो हमने u और v की वैल्यू निकाल ली है, कितना आया हमारा, u इक्वल टू आ गया 1/5 और v इक्वल टू आ गया है 1। क्लियर, ठीक है। अब हमने u क्या माना था 1/x प्लस वाई, u इक्वल टू कितना था 1/x प्लस वाई, इसकी वैल्यू कितनी आई 1/5। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5। यहाँ पे v इक्वल टू कितना है 1, तो v की वैल्यू क्या थी x/y इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब इनको सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, इनको तो इजी है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 6, मतलब x इक्वल टू 3। x की वैल्यू 3 है तो y की इस इक्वेशन से निकाल लो या सेकंड से निकाल लेते हैं। अब देखो क्या दिया है फर्स्ट में, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस x की वैल्यू जब 3 है तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, ठीक है। x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2। क्लियर है, समझ में आया? देखिए क्या किया है, सबसे पहले जो 1/x प्लस वाई और 1/x माइनस वाई दिया था उसको हमने 1/x प्लस वाई को u मान लिया, इसको v मान लिया, ठीक। और फिर हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, फिर हमें यहाँ पे निकालना क्या था, सॉल्व करना था। मतलब सॉल्व का मतलब ही होता है कि जो इसके वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी थी, मतलब एक्स वाई की वैल्यू निकालनी थी। तो सबसे पहले तो हमें u और v की वैल्यू निकालनी पड़ी। u v की वैल्यू वैसे ही निकालेंगे जैसे नॉर्मल क्वेश्चन के लिए निकालते हैं, किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई भी जो भी आप करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया क्योंकि वो ज़्यादा इजी पड़ रहा था। आपको जो भी इजी लगता है आप उस मेथड का यूज़ करके यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हमारा u निकला 1/5 और v निकला 1/1, तो इसकी वैल्यू फिर हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो x और y की वैल्यू निकल आया, x कितना आया 3 और y निकला 2, ठीक है। क्लियर, ओके, इसको नोट कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फॉर ईच रियल वैल्यू ऑफ c द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो इक्वेशंस क्या दी है हमारे पास, x माइनस 2y इक्वल टू 8 और सेकेंड इक्वेशन दी है 5x माइनस 10y इक्वल टू c। ठीक, ये दिया है, पूछा क्या है कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ c, मतलब c की किसी भी वैल्यू के लिए क्या ये इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो भाई देखते हैं, चेक करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1 स्टैंडर्ड इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन है उसमें चेंज करते हैं। जनरल इक्वेशन क्या होती है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, इसमें चेंज करते हैं, क्या हो जाएगा, x माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, सॉरी ये होता है प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें हमने इसको चेंज कर लिया। नेक्स्ट इस वाले इक्वेशन को भी चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा 5x माइनस 10y माइनस c इक्वल टू 0। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, सेकेंडली हमें इसको कंपेयर करना है जनरल इक्वेशन से, b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और इसको कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो देखिए क्या हो गया, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा 1, b1 कितना आ जाएगा -2, और c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -8। यहाँ पे देखेंगे कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कितना है 5, y का कोफिशिएंट है -10, और ये c2 की वैल्यू कितनी है -3। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, अभी बताया था, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यही होती है क्या, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो देखो रख के देख लेते हैं, 1 अपॉन -2 डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, सॉरी 1, a1 कितना है 1, a2 की वैल्यू 5, b1 कितना है -2, b2 की वैल्यू है -10। देखिए वैल्यू पुट कर दी, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, कितना आ गया 1 अपॉन 1। ये क्या हुआ, a1 अपॉन a2 कितना है 1 अपॉन 5 है, a1 अपॉन a2 भी 1 अपॉन 5 है। यहाँ हमने जब निकाला क्या b1 अपॉन b2, तो ये भी 1 अपॉन 5 है। मतलब यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, लेकिन यहाँ पे तो हमारा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल आ रहा है, मतलब क्या है, ये कंडीशन फॉल्स है। इसमें पूछा था जस्टिफाई एंड वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, तो भाई ये क्या है, फॉल्स है। क्लियर, समझ में आया। देखिए क्या किया है, जो इक्वेशंस दी थी इसमें हमें बताना था कि क्या c की किसी भी वैल्यू के लिए यह यूनिक सॉल्यूशन है, अगर है तो उसको जस्टिफाई करना था और ट्रू और फॉल्स बताना था। तो हमने इसको सबसे पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया, देन हमने जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर करके इसके कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड की, और उसको यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन पता है क्या होता है, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो रखा a1 अपॉन a2 निकाला, b1 अपॉन b2 निकाला, दोनों तो इक्वल आ रहे हैं, मतलब कंडीशन फॉल्स है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा इसका। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करना है अब यहाँ पे। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन इक्वेशन को हम जनरल इक्वेशन में लिखेंगे। जनरल इक्वेशन क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, क्या हो जाएगा ये 4 2 8x प्लस 4 3 12y इक्वल टू 9 प्लस 7y, y को इस साइड ले आएंगे, 8x प्लस 12y माइनस 7y करेंगे, कितना बचेगा 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सेम इसको करेंगे 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो भाई इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ये हो जाएगी हमारी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये था हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने द गिवन इक्वेशन को जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया। ये हमारी क्या थी, जनरल इक्वेशन।
जनरल इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, x बाय 1। तो x के अपॉन में क्या कोफिशिएंट आता है, x में x का कोफिशिएंट क्या है, a, तो a को छोड़ के ये दोनों कोफिशिएंट आएंगे, क्या आएगा, b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू बाय का कोफिशिएंट क्या होगा, b1 को छोड़ के ये हो जाएगा, क्या होगा, c1a2 माइनस c2a1 इक्वल टू 1, मतलब ये कांस्टेंट मतलब c1 c2 को छोड़ के बाकी जो बचे दो वो हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए सबसे पहले। ओके, अब क्या करना है, ये तो भाई हमारा फॉर्मूला होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, इसको तो सबको लर्न होना ही चाहिए। अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसके कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखिए a1 इक्वल टू क्या है, a1 क्या है, 8 है, a1 8 है, a2 कितना है, 3, b1 क्या है, 5, b2 क्या है, 2, c1 क्या है, -9 और c2 क्या है, -4। कैसे निकालिए, ये जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है इसको हम जब कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से तो ये हमारे कोफिशिएंट निकल आए। अब ये जो कोफिशिएंट निकले हैं इसको हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x अपॉन b1c2 मतलब b1c2 5 4 जा -20 प्लस b2c1 मतलब यहाँ पे माइनस आता है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 2 जा 18 इक्वल टू y अपॉन क्या है, c1a2 9 3 जा माइनस के 27 9 3 जा 27 माइनस c2a1 तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 8 4 जा 32 1 अपॉन a1 क्या है 8, b2 क्या है 2, तो 8 2 जा 16 माइनस a2b1 मतलब 3 5 जा 15। सॉल्व कर लीजिए इसको, नीचे का दिखेगा नहीं इसलिए मैं ऊपर कर देती हूँ, ऊपर का नोट कर लीजिए आप जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए वरना, और मैं ऊपर करती हूँ। ठीक है, इसके बाद हम ऊपर चलते हैं। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, ये आ गया हमारा, इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, x अपॉन -2 प्लस 18 कितना हो गया, -2 इक्वल टू y अपॉन ये कितना आ जाएगा, प्लस 5 27 और 32 में से 27 को माइनस करो, ये कितना बचेगा, 5 इक्वल टू 1 अपॉन 1 ही होगा। कैसे निकालेंगे, x को एक बार इसके साथ कंपेयर कर देंगे और एक बार y को इसके साथ कंपेयर कर देंगे, x अपॉन -2 इक्वल टू 1 अपॉन 1, यहाँ पे कर देंगे y अपॉन 5 इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो यहाँ से निकल आएगा x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू निकल आएगा 5। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ओके, इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेदर द लाइन इंटरसेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, दो इक्वेशंस दी हमारे पास, x प्लस 3y इक्वल टू 6 और एक इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली, इसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइंस इंटरसेक्ट, और वो कोऑर्डिनेट्स लिखना है जहाँ पर लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले ग्राफ पेपर निकाल लीजिए, क्योंकि इसके लिए हमें ग्राफ पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ग्राफ बनाना तो सभी को आता है। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले जो इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस 3y इक्वल टू 6, इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x इक्वल टू 0 पुट किया, x इक्वल टू जब 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/3 मतलब कि 2। अब एक बार हम y इक्वल टू 0 पुट करते हैं, y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू कितना आ गया, 6।
कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं, कोई भी 3 पॉइंट, क्योंकि कोई भी एक लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास कम मिनिमम 3 पॉइंट्स होने चाहिए। वैसे तो 2 पॉइंट्स में भी एक लाइन ड्रॉ हो जाती है, लेकिन एक एग्जैक्ट शेप चाहिए तो हमारे लिए कम एटलीस्ट 3 पॉइंट्स तो चाहिए। तो हम तो 2 पॉइंट से हो गए, एक और ले लेते हैं। सपोज मैंने x = 1 माना, x = 1 पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y = हो जाएगा कितना, 6 - 1 मतलब 5/3। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं, एक टेबल बना के इस टाइप से इसको लिख लेते हैं। x = 0 पे y की वैल्यू कितनी थी, 2, y = 0 पे x = 6 था, x = 1 पे y की वैल्यू थी 5/3। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब इसके लिए हम एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसा हो जाएगा, देखिए ये होता है x एक्सिस, ये होता है हमारा y एक्सिस। तो यहाँ पे हमें लेना है कम से कम 6 तक, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, माइनस में -1 -2 3 4 5 6, ये आ गया। ठीक है, अब लेंगे y एक्सिस पे भी लगभग 6 तक ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, इसको नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6, हो जाएगा -1 -2 -3 और आगे चला जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या है, 0 2, x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 2, मतलब ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, 6 0, x एक्सिस पे 6, y एक्सिस पे 0, मतलब ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, x पे 1, x एक्सिस पे 1 मतलब ये वाला, और ये दिया है 5/3, 5/3 मतलब क्या होगा, 1.6 के लगभग, 1.6 मतलब 1 से थोड़ा सा बड़ा, 1 और 2 के बीच में यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं 1.6 से, तो ये यहाँ पे ये पॉइंट काटेंगे। तो ये हमारी एक इन दोनों को मिलाती, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाती हुई एक लाइन बनेगी, ये एग्जैक्ट यहाँ कहीं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लाइन 1, ये हो गया मान लो हमारी लाइन 1 का इक्वेशन। तो ये हमारी कौन सी है, लाइन 1। अब सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन के लिए भी हम टेबल बनाते हैं, इसको रफ कर देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो हम यहाँ पे सेकंड लाइन के लिए देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए नहीं तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है, 2x - 3y = 12। यहाँ पे हमने माना x = 0, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, y = आ जाएगा 12/-3 मतलब 3 4 12 -4। अब एक बार हम y = 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, y = 0 रखेंगे तो x कितना हो जाएगा, 12/2 मतलब 6। अब कितना रख दें, x = सपोज मैंने 2 रख दिया, 2 रख दिया तो कितना आ जाएगा, x = 1 ही रख देते हैं, 1 रखते हैं, तो ये 1 रखेंगे तो 2 यहाँ चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 - 2/-3 मतलब कि माइनस प्लस ही आएगा, ऊपर तो प्लस आएगा, ओवरऑल माइनस आएगा, 10/3 मतलब 3.3 के समथिंग। टेबल बना लेते हैं इसके लिए भी, क्या हो जाएगा, x और y, x = 0 पे y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -4, y = 0 पे x कितना है, 6, x = 1 है जब y की वैल्यू कितनी है, 10/3। अब इसको ग्राफ पेपर में रखना है सीधा सीधा, x की वैल्यू 0 पे y कितना है, 4, x = 0 पे y की यहाँ पे आ रहा है 4, x = 0 पे y 4, x 6 है y 0 मतलब 3 पॉइंट, x 6 है y 0। थर्ड पॉइंट दिया है 1, और ये कितना होता है, 3.3 के समथिंग, 3.3। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 मतलब यही वाली लाइन, और y = कितना लिया है, 3.3, 3.3 मतलब इधर कहीं आएगा। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे, ये एग्जैक्ट ग्राफ पेपर से बनाओगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा हमारा। एक तो ये पॉइंट है, तो यहाँ से जाती हुई ये लाइन जा रही है। ठीक है, तो अब हमें यही तो बताना था, ये हमारी लाइन 2 है जो यहाँ से निकल रही है, और ये हमारी लाइन 1 है जो ऐसे जा रही है, ये लाइन 1 थी, ये लाइन 2 है। क्लियर है, क्लियरली विजिबल है ना। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है हमारा, क्या है ये, 6 0।
यही तो पूछा था इसमें कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कौन सा होगा, तो वो हो रहा है हमारा 6 0। अब भाई ये आंसर सही है या नहीं, इसको हम एक बार जस्टिफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, रख के देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू 6 रखेंगे, बाय तो 0 हो जाएगा, तो दोनों LHS है इक्वल टू RHS, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड में देखते हैं, सेकंड में इधर 6 रखोगे तो और ये 0 हो जाएगा टर्म, 6 2 12, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब कि ये ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट सही है। ठीक है, क्लियर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें क्या दिया था, 2 इक्वेशंस दी थी जिनका हमें ग्राफिकल मेथड से ग्राफ बनाना था और ये बताना था कि वो दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमने जब ग्राफ बनाया तो ये पाया कि ये 6 0 पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट करते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक मिनट, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, द टैक्सी charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for a distance covered for a distance of 10 km. The charge paid is 105. देखिए क्या बोल रहा है, एक टैक्सी है, वो क्या कर रही है, 2 टाइप से चार्ज ले रही है। एक लग रहा है उसमें फिक्स्ड चार्ज, ठीक है, और एक लग रहा है पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, पर किलोमीटर मतलब जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे उस हिसाब से चार्ज। तो अब यहाँ पे हम मानते हैं सपोज कि भाई फिक्स्ड जो चार्ज है वो x रुपीज़ है। फिक्स्ड चार्ज हमने मान लिया क्या है, x रुपीज़ है, x रुपीज़। और पर किलोमीटर चार्ज ये हम मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर के लिए अगर 22 रुपये लगते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये कि फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर अगर ये चलते हैं तो चार्ज पे करना पड़ता है कितना, 105 रुपीज़। ठीक है, और अगर 25 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, फॉर द डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर चार्ज कितना पे करना पड़ रहा है, 255 रुपीज़। तो हमें बताना है इसमें हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर 35 किलोमीटर। अगर डिस्टेंस ऑफ 35 किलोमीटर के लिए कितना रुपए लगेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन समझना जरूरी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिक्स्ड चार्ज लगता है x रुपीज़। ये फिक्स्ड चार्ज दिया है कि मान लिया हमने कि फिक्स्ड चार्ज x रुपए लगता है और पर किलोमीटर के हिसाब से अगर 22 रुपीज़ चार्ज लगता है, तो ये क्वेश्चन में गिवन है कि अगर डिस्टेंस 10 किलोमीटर चल रहा है तो 105 रुपये देने पड़ते हैं, और अगर 25 किलोमीटर चलता है तो 255 रुपये लगते हैं, 255। तो भाई हम बताना है कि 35 किलोमीटर चलेगा तो कितना लगेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिक्स्ड चार्ज तो कितना भी चल रहा हो, फिक्स्ड x रुपीज़ तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इक्वेशन बनाते हैं, इसको क्या होगा, x 10 किलोमीटर के लिए निकालते हैं पहले, फॉर 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए कितना होगा, x लगेगा उसको फिक्स्ड चार्ज प्लस पर किलोमीटर कितना है, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का कितना लगता है, 1 किलोमीटर के लिए जब 22 रुपीज़ देने पड़ते हैं तो 10 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा, 10 रुपीज़। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 रुपीज़ इक्वल टू कितना टोटल लग रहा है उसको, 105 रुपीज़। ये सेकंड में देखते हैं, सेकंड क्या है, जब डिस्टेंस कितनी है, 25 किलोमीटर। तो जब डिस्टेंस 25 किलोमीटर है तो फिक्स्ड चार्ज तो x ही रहेगा, और 25 किलोमीटर के लिए कितना, 1 किलोमीटर के लिए जब 22 रुपीज़, तो 25 किलोमीटर के लिए कितना, 25 रुपीज़। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 इक्वल टू टोटल कितना लग रहा है, 255। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का मतलब क्या है, x और y की वैल्यू निकालेंगे। x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इक्वेशन सेकंड जो है उसमें से माइनस कर देंगे इक्वेशन 1 को।
भाई माइनस करते हैं, ये हमारी इक्वेशन सेकेंड, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमें इक्वेशन 1 को, ठीक है, इक्वेशन 1 को, इक्वेशन सेकेंड में से सेकेंड -1 कर रहे हैं, ठीक है, तो सेकेंड में से 1 को माइनस करेंगे तो -x माइनस 10y इक्वल टू -105, ये हो जाएगा, कर दीजिए, x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15y इक्वल टू 5 में से 5 गया 0, 5 105, ये कितना आ जाएगा y की वैल्यू 10, y इक्वल टू 10 आ गया। अब जब y इक्वल टू 10 है तो x की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। चलिए फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखते हैं, क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105 माइनस 10y, y की वैल्यू कितनी है 10, मतलब कि 100 में से 105 है, ये 105 में से 100 माइनस किया 5, x इक्वल टू कितना आ गया 5, क्लियर है। यहाँ से हमने निकाल लिया y की वैल्यू और x की वैल्यू निकाली। अब इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया, चलिए आगे। अब पूछा क्या है हमारे लिए, पूछा है कि 35 किलोमीटर की अगर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो कितने पैसे, कितने चार्ज देना पड़ेगा। तो अगर डिस्टेंस 35 किलोमीटर है तो क्या होगा, पहले तो उसको फिक्स्ड चार्ज जितना है वो तो लगेगा ही, फिक्स्ड चार्ज जो है वो तो लगेगा ही, प्लस वेरिएबल चार्ज मतलब कि पर किलोमीटर के हिसाब से। पर किलोमीटर को हमने क्या माना था, पर किलोमीटर वाला चार्ज, पर किलोमीटर चार्ज जो भी होगा ये दोनों लगेंगे। तो भाई फिक्स्ड चार्ज कितना है, x है, पर किलोमीटर मतलब 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा 35 बाय, तो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। x की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 35 बाय कितना है 10, यहाँ से आ जाएगा 350 प्लस 5 मतलब कि 355 रुपीज़, इतना 355 रुपीज़ उसको चार्ज लगेगा 35 किलोमीटर का चलने में, डिस्टेंस कवर करने में, ठीक है, क्लियर है। क्या दिया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला था कि भाई फिक्स्ड चार्ज तो लग ही रहा है और पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लग रहा है, और पर किलोमीटर के हिसाब से दिया था, तो जिसमें दिया था कि 10 किलोमीटर चलने पे 105 रुपये लगते हैं, 25 किलोमीटर चलने पे 255 रुपीज़ लगते हैं। तो पूछा था 35 किलोमीटर चलने पे कितना लगेगा, तो पहले वो जो वर्ड दिया था उसको हमने दो इक्वेशन में फॉर्म किया और इक्वेशन से हमने x y की वैल्यू निकाली, जहाँ पे x था हमारा फिक्स्ड चार्ज और y था वेरिएबल मतलब पर किलोमीटर के हिसाब से जो चार्ज लग रहा था वो, तो 35 में कितना लग रहा था वो निकाल लिया, ठीक है। अब समझ आ रहा है ना, ठीक है। यहीं से हमारी समाप्त होती है वर्कशीट नंबर 16। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट और प्रैक्टिस करते रहिए इसके लिए। ओके बाय, थैंक यू।